हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो कुछ देश-विदेश में वाक़यात हो रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके। जो गोदी मीडिया है, वो तो आपके सामने हर हकीकत पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। आपको वो बताना ही नहीं चाहता जो कुछ हो रहा है। इस वक़्त देश में लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। 2 उसके मरहले हो चुके, अभी 5 मरहले बाकी हैं और अब तक जिस किस्म की वोटिंग परसेंटेज रही है, वो उससे सियासी पार्टियां, खासतौर पर बीजेपी, काफ़ी मायूसी का शिकार होती नज़र आ रही है और ऐसा लगता है कि हालात बदलेंगे और जनता ने मन बना लिया है। लेकिन मैं तो अक्सर ये कहता हूं, लोग पूछते हैं, पत्रकार से जैसे बात करते हैं, लोग पूछते हैं कि आपको क्या लगता है क्या होगा? तो मैं एक ही बात कहता हूं कि कोई बड़ी बेईमानी ना हुई तो बीजेपी को कुछ भी नहीं मिलेगा, शायद 50 तक भी ना पहुंचे। लेकिन अगर बेईमानी हो जाए, कोई बड़ा कुछ ऐसा हो जाए, तो उसका तो कोई भी अंदाज नहीं लगा सकता, ना कोई पत्रकार, ना कोई सोशल साइंटिस्ट। बहरहाल, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे खास मेहमान हैं गौहर रजा साहब, जो बहुत ही जाने-माने साइंटिस्ट हैं, उर्दू के शायर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। उनके जंग आज़ादी और इनकलाब जैसी फिल्में उन्होंने बनाई हैं और समाज को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। क्या कुछ है एक सोशल साइंटिस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या कुछ देख रहा है इस इलेक्शन में? हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन भी है कि पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी लोगों तक कांटेक्ट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। उन्हें जो कुछ समझ में आ रहा है, जो मुल्क के सामने, संविधान के सामने जो खतरा है, वो लोगों को बता रहे हैं। इन सब हालात को हम समझते हैं, वो खुद कैसे सोच रहे हैं। जी, गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि क्या कुछ है, आप अगर आपसे कोई सीधा सवाल आपसे पूछे कि क्या कुछ देख रहे हैं इस इलेक्शन के आखिर में, मैं समझता हूं वो सवाल हर एक के जहन में है। वहां से आप शुरू करें, फिर और चीजों पर भी बात हो। काज़मी साहब, पहले तो आपका शुक्रिया अदा कर दूँ और जो आप अच्छे अल्फ़ाज़, खूबसूरत अल्फ़ाज़ मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं उसका बिल्कुल मुस्तहक नहीं समझता अपने को। उसके बावजूद अ, इस वक़्त जो मुल्क के हालात हैं, उससे हम सब परेशान हैं, पहली बात तो ये है। और परेशानी की वजह पे हम बाद में आ जाते हैं, लेकिन आपने जो सवाल किया है कि इस इलेक्शन के बाद क्या होने जा रहा है, उसके 2 सिनेरियोज़ हैं। एक तो ये हो सकता है 3 मैं कहूँ तो मेजर सिनेरियो हैं। पहला तो ये है कि 400 पार, यानी 400 पार का मतलब हुआ कि संविधान खत्म और जो ख्वाब है आरएसएस का, वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो उनकी कोशिशें रही हैं और वो लिखते रहे हैं, वो पूरा हो जाएगा। वो बबांगे दोहल मतलब खो ज़ोर-ज़ोर से कहते हुए आए हैं हमेशा कि हमारा असल मकसद हिंदू राष्ट्र क्रिएट करना है। अब ये हिंदू राष्ट्र है क्या चीज़? हिंदू राष्ट्र का मतलब सीधा और सिंपल ये है कि जब आज़ादी के वक़्त के ऊपर बँटवारा हुआ, तो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को तो पाकिस्तान मिल गया और उन्होंने मुसलमानों को रौंद के डाल दिया। शुरुआत हिंदुओं से की, लेकिन फिर कादियानी वगैरह-वगैरह, महाजिर, शिया, बरेलवी, ये सब लपेटे में आते गए। और सिर्फ यही नहीं, रीजनल लेवल के ऊपर भी जो लड़ाइयाँ थीं, जो खंदकें थीं, उनको उन्होंने और चौड़ा कर दिया और वो उसमें कामयाब हो गए। और ये सोचिए कि नौजवान कौम के हाथ में उन्होंने AK-47 थमा दी और इसमें वो कामयाब रहे। जो हुआ उसका रिज़ल्ट वो हमारी आँखों के सामने है। हिंदू फंडामेंटलिस्ट की बड़ी परेशानी थी, उसके दिल में बड़ा दर्द था, इस बात को लेकर के कि आज़ाद तो हुए, लेकिन वहाँ अजीब लोग थे जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया सारी चीज़ों के ऊपर, यानी गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, कम्युनिस्ट बड़े स्ट्रॉन्ग थे उस वक़्त इस मुल्क के अंदर। इन लोगों ने सेक्युलर इंडिया बना दिया। अब ये सेक्युलर इंडिया जो था, उसकी वजह से बेचारे शाखाओं में डंडे लेकर के तो करते रहे, जो करना था उन्हें।
लेकिन ये कि AK-47 तक मामला नहीं पहुंचा पाए। इसके बावजूद कि बीजेपी दुनिया की पहली पार्टी है जिसने एक आतंकवाद आरोपी को न सिर्फ ये टिकट दिया बल्कि उसको पार्लियामेंट तक पहुंचाया। अकेली पार्टी है, दुनिया में इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती हमको। अब ये जो प्रोजेक्ट है कि इस मुल्क को एक हिंदू पाकिस्तान में बदल देने की कोशिश उनकी, इसको वो छोड़ना नहीं चाहते। तो 400 पार का सिनेरियो बड़ा खतरनाक सिनेरियो है आगे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी साइंस के लिए, हमारी साइंटिफिक सोच यानी साइंटिफिक टेम्पर के लिए, और खुद संविधान और लोकतंत्र के लिए। दूसरा सिनेरियो ये है कि बीजेपी की कम सीटें आए लेकिन सरकार बन जाए, यानी ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि वो जोड़ तोड़ करें, इधर से उधर से ले लवा के बना लें। तो उसमें मतलब मैं ये कहना चाहता हूं और बहुत जोर से इस बात को कहना चाहता हूं कि वो अगर इस हद तक कम हुए तो फिर मोदी और अमित शाह बाहर हो जाएंगे। इनके लौटने का कोई चांस नहीं बचेगा, क्योंकि इनसे इनकी पार्टी के अंदर और आरएसएस का एक बड़ा सेक्शन बहुत परेशान है। बाहर तो परेशानी है ही, मुल्क का जवान, किसान, मजदूर सब परेशान हैं, औरतें परेशान हैं, ये बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं हर वक्त, तो सब परेशान हैं। लेकिन ये कि ये दोनों चले जाएंगे, फिर कॉम्प्रोमाइजेस जो भी होंगे उनमें इनकी कोई जगह नहीं रह जाएगी। तीसरा सिनेरियो ये है कि वापस लौट आए गठबंधन की सरकार और वो बनाए अपनी एक सरकार, गठजोड़ के साथ होगी, उसमें आपस में रस्साकशी होगी, उसमें ये सब कुछ होगा कि भाई कौन कौन सी मिनिस्ट्री लेगा और किस तरह से होगा। यहां पर अवाम का रोल बहुत बढ़ जाएगा। यहां पर अवाम के उन सेक्शंस का जो इस मुल्क को खूबसूरत, एक अहिंसावादी, मेल जोल से रहने वाला और साइंटिफिक टेम्पर या साइंस की राह पे आगे बढ़ने वाला मुल्क बनाना चाहते हैं, अगली नस्लों का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, उन लोगों का काम बहुत बढ़ जाएगा। उनको ये कोशिश करनी होगी कि फिर वापस लौट के वो वैल्यूज आए जिन वैल्यूज के ऊपर हमने आजादी की पूरी लड़ाई लड़ी थी। और वो आज इस दुनिया के अंदर ऐसी कंडीशंस जो पैदा हो रही हैं जिसमें के हिंसा की तरफ बढ़ रही है इंसानियत, उससे हम उसे रोकने की कोशिश कर सकें। मैं समझता हूं कि इंटरनल पॉलिसीज के ऊपर भी हमें असर डालना होगा और एक्सटर्नल पॉलिसीज के ऊपर भी असर डालना होगा। ये है बड़े बड़े तीन सिनेरियो। मैं समझता हूं कि ज्यादा जो आपने बात कही है उससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर बेईमानी ना हुई तो सबसे ज्यादा इसके चांसेस हैं कि तीसरा सिनेरियो हो। बढ़ तो इनके कहीं से रहे ही नहीं है, यानी अगर बेईमानी हो रही है तो फिर तो खत्म हो गई बात, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, जैसा आपने कहा मैं आपसे एग्री करता हूं। और बयानी बेईमानी इस हद तक हो रही है, सिर्फ यही नहीं कि छोटी मोटी बेईमानी हो रही है कि सब पे कब्जा हो गया, तब तो फिर कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पर अगर बेईमानी भी वैसी है जैसी 2014 और 19 में की गई तो फिर ये साफ हो जाएंगे, फिर इनके लिए कोई जगह बचती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही। अब जहां तक आपने सवाल एक और उठाया था कि इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़ाई करने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, या आर्टिस्ट हैं, गायक हैं, लेखक हैं इस मुल्क के, वो सड़कों पे उतरे हैं। मैं एक बार और जोर दे के कहना चाहता हूं कि ये उनका काम नहीं। पॉलिटिक्स में सड़कों पे उतरना किसी साइंटिस्ट का काम नहीं है, इकोनॉमिस्ट का काम नहीं है, एक प्रोफेसर का काम नहीं है, एक लेखक का काम नहीं है, एक शायर का, कवि का काम नहीं है, एक म्यूजिशियन का काम नहीं है, एक फिल्मकार का काम नहीं। ये उनके काम नहीं। उनका काम फिल्म बनाना है, म्यूजिक बनाना है, रिसर्च करना है, पॉलिसीज के ऊपर डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, हिस्ट्री पढ़नी है उनको, उसमें से रिसर्च करके कुछ निकालना है। इकोनॉमिक्स में दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे कंक्लूजन्स निकाल के अपने मुल्क की पॉलिसीज की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश कर, ये उनके काम है।
तो क्या वजह है कि वो आज सड़कों पे उतर आए और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये फैशिस्ट गवर्नमेंट वापस लौट के ना आए। उसकी वजह यही है कि ये ऑलमोस्ट दूसरी आज़ादी की जंग इसको कहा जाएगा, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी। अगर हम ये जंग हार जाते हैं, तो फिर आगे आने वाली नस्लें ज़ाहिर है कि लंबे अरसे तक इस जंग को लड़ती रहेंगी। ये खतरा आज इंटेलेक्चुअल्स को बहुत शिद्दत के साथ महसूस हो रहा है। बहुत शिद्दत है इस बात के अंदर कि हमारे देश का इंटेलेक्चुअल इस बात को महसूस कर रहा है कि अगर अभी नहीं उठे और इसमें कोशिश हमने नहीं की, तो न सिर्फ ये कि अगली आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, बल्कि अगले आने वाली नस्लों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ इसीलिए मुल्क के अलग-अलग हिस्सों में और खास तौर से दिल्ली में बहुत सारी एनजीओज के साथ मिल करके इंटेलेक्चुअल्स इस वक्त सड़कों पे उतरे हैं, घर-घर जा रहे हैं। जी, इसके इसके बीच में एक पोती की चिट्ठी दादी के नाम सर्कुलेट हो रही है जो मैंने देखी है। वो बहुत ही अपीलिंग है। उस बच्ची ने जो अपनी दादी को खत लिख रही है, उसने वो नौकरी की तलाश में है, ट्यूशन पढ़ा करके एक टाइम खाना खा पाती है और कुछ बातें दादी को कॉन्फिडेंस में लेकर के कहती है, मेरे बाप से मत बताना, माँ से मत बताना मैं किन हालात में हूँ। ये बहुत ही इमोशनल किस्म की चीजें हैं जो इस सरकार में बहुत नौजवान इस बात को महसूस कर रहे हैं और वाकई जब हम ये डिलीवरी बॉयज वगैरह को हम देखते हैं जो आते हैं हर 10 मिनट पे किसी ना किसी के दरवाजे पे घंटी बजाते हैं, उनकी जिंदगी देख करके उनसे आप 5 मिनट बात कीजिए, पता चला वो मास्टर्स किए हुए हैं, कोई एमएससी किया हुआ है, कोई एमकॉम किया हुआ है, कोई कुछ किया हुआ है और उनको बिल्कुल गैर यकीनी हालत में जीना पड़ रहा है। वो मुल्क के लिए तो क्या भलाई सोच पाएंगे, वो अपने पेट भरने की ही मुश्किल से ऐसे गुजर रहे हैं कि वो शायद उन्हें सोचने का भी मौका ना मिले। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ है इस किस्म की जो बातें हो रही हैं उसका कहां तक कुछ असर होगा और क्या कुछ है, क्या आपने भी देखा होगा उसे? मैं ये समझता हूँ कि ये जो चिट्ठी है, ये मेरे हाथ में है इस वक़्त भी। ये चिट्ठी हम लोगों ने ये फैसला किया है कि कम से कम 1 लाख घरों तक दिल्ली में पहुँचाई जाए, सातों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। जिसका मतलब ये है कि हम दिल्ली के लगभग 4 लाख वोटर्स तक पहुँच पाएँगे। ऑन एन एवरेज अगर लगाया जाए तो एक फैमिली के अंदर 4 वोट होते हैं। हम्म, कुछ ज़्यादा, कुछ कम, कहीं 1, कहीं 7, 8, 10 वोट। तो कोशिश ये है हमारी कि ये पहुँच सकें लगभग 4 लाख लोगों तक। ये इमोशनल क्यों है और क्यों लिखी गई है? काज़मी साहब, दुनिया में कहीं भी, चाहे वो इटली का फ़ैशिज़्म हो, जर्मनी का हो, लैटिन अमेरिका का हो या पाकिस्तान का हो या हमारे मुल्क का हो, ये सारे के सारे फ़ैशिस्ट जितने भी हैं, वो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। इनसे सिर्फ़ लड़ाई इस प्लेन पे नहीं लड़ी जा सकती कि हमें मालूम है इतने बेरोज़गार हैं, हमने बता दिया, लोग समझ गए और वो इनसे टक्कर लेने के लिए खड़े हुए, ऐसा होता नहीं है। बेरोज़गारी बढ़ गई है, महँगाई बढ़ गई है, किसानों के बुरे हालात हैं, मज़दूर भूखा पड़ा हुआ है। आपने कह तो दिया इन चीज़ों को, लेकिन जब तक आप इमोशंस का जवाब इमोशंस से नहीं देंगे, तब तक शायद लोगों को के अंदर आप वो जागरूकता ना ला पाएँ, जो लाने की आप कोशिश कर रहे हैं। यानी कहिए महँगाई हो गई, तो जवाब होगा कि महँगाई तो पहले भी थी। बेरोज़गारी हो गई, तो बेरोज़गारी तो पहले भी थी। तो खाली इस तरह से आप इन लोगों के साथ डील नहीं कर सकते। इन्होंने भी पिछली बार देखिए क्या जवाब दिया था 2019 के इलेक्शन में। नौजवानों को इन्होंने जवाब दिया था, जब उनसे कहा कि बेरोज़गारी बढ़ रही है और तुम लोग बेरोज़गार हो, तो आरएसएस का प्रोपेगेंडा यूपी के अंदर ये था कि तुम पहले भी कौन से आईएएस ऑफ़िसर थे? हम्म, हम्म,
जो अब तुम उम्मीद लगाए बैठे हो, हम तुम्हें 5 किलो दे रहे हैं, तुमने मोदी का नमक खाया है, उससे गद्दारी करोगे, नमक हरामी करोगे। तो ये इमोशंस को टच करते हैं और इस वजह से ये चिट्ठी जिसकी बात आपने कही और आप तक पहुंची ये चिट्ठी, मैं समझता हूं कि इमोशनल लेवल के ऊपर वो सारी बातें कहने की कोशिश की हैं जिससे एक नौजवान और एक मुल्क का शहरी गुजर रहा है। इसमें वो सारे मुद्दे टच करे हैं। कोशिश यही रही है हमारी कि जो लोगों के दिलों को और दिमागों को टच करते रहे हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, वो लड़की खत के ज़रिए अपनी दादी को सुना रही है और उसके साथ-साथ उम्मीद है, लड़ने की एक लगन है और दादी से इंस्पिरेशन लेकर के जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया था, उनसे इंस्पिरेशन लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश है। ये कहने की कोशिश है कि आपके पास उस वक़्त वो हथियार नहीं था, जिसे वोट कहते हैं। हमारे पास आज वो हथियार है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मैं उसका इस्तेमाल करूँगी और मैं अपनी दोस्तों के जो जिनके पूरी की पूरी फैमिलीज़ कोरोना के पीरियड में ख़त्म हो गईं, उनके आँसुओं का हिसाब इससे चुकता करूँगी। तो ये चिट्ठी इस तरह से लिखी गई है, इसको कई तरह से हमारा इरादा है इसको इस्तेमाल करने का। इसके छोटे हिस्सों के ऊपर रील बनाने की कोशिश है। इसका एक बड़ा स्क्रिप्ट भी तैयार किया गया है, जिसमें दादी के खत-पोती के नाम मौजूद हैं और वो अल्टरनेट हैं, यानी पोती दादी को लिख रही है और दादी पोती को लिख रही हैं और दोनों के बीच बातचीत चल रही है लगातार। उसका वीडियो बना करके भी हम कोशिश है हमारी कि आगे उसको चलाया जाए। लोगों के दिल को भी टच करे और दिमाग को भी टच करे, ये कोशिश है हमारी। अच्छा गौहर साहब, बहुत ही मतलब फेजेस में अगर देखा जाए, मोदी जी की 2014 की बात थी, अच्छे दिन आएंगे। फिर दूसरी बार जब 2019 आया तो मोदी नहीं तो कौन। अब तीसरी बार कहा जा रहा मोदी की गारंटी, हर बात में मोदी की गारंटी। अब से पहले कोई गारंटी अगर काम की हो तो इस वाली गारंटी पे कोई भरोसा करे। अब इस वक्त जब ये पहला फेज खत्म हुआ, दूसरा फेज होने से पहले उन्होंने राजस्थान में एक बात कह दी साहब कि आपकी यानी हिंदुओं की प्रॉपर्टीज छीन करके ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों यानी मुसलमानों को दे दी जाएगी। आपके औरतों की तरफ खिताब करते हुए कहा कि आपके मंगलसूत्र भी महफूज नहीं रहेंगे। और अब सीधा सीधा कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो रोएगा अगर हम जीत जाएंगे तो। और पाकिस्तान का सीधा कांग्रेस से ताल्लुक है और वो चाहता है कि कांग्रेस इलेक्शन में। तो क्या अब ऐसी हालत हो गई कि जो कुछ भी मोदी जी बोले बगैर रिसर्च के ये कहा जा सकता है कि वो हमेशा झूठ ही बोलते हैं, कोई बात नहीं ये भी बोल दें, यानी एक एक होता है ना, असर ही खत्म हो जाए बात का। क्या हम उस लेवल पर पहुंच रहे हैं? क्या आप सोशल साइंस और साइंस के आदमी हैं, तो ये डिफरेंट फेजेस से जो समाज को वो गुजार रहे हैं, क्या लगता है कितनी क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? अब इस वक़्त मैं समझता हूँ समाज के अंदर मोदी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई। लेकिन उनके साथ-साथ गोदी मीडिया की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई। क्योंकि गोदी मीडिया ने भी कोई उनसे मुश्किल सवाल कभी पूछा नहीं इस बीच में। और 10 साल तक आप मुश्किल सवाल ना पूछें, जो वो कह रहे हैं उसको आप तोते की तरह से रटते रहें सुबह से लेके शाम तक, ये शुरू में तो काम किया। यानी 2019 तक तो इसने काम किया कि हाँ भाई, मोदी ही मोदी हैं हर तरफ, मोदी ही मोदी हैं, उनके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। मोदी नहीं तो कौन, जैसा आपने कहा। लेकिन एक बात देखिए आप कि कोई भी इलेक्शन यानी 3 नेशनल इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, 2014, 2019, 2024 की। इन तीनों इलेक्शंस में गुजरात मॉडल 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी और उसके साथ क्या परोसा जा रहा है? हिंदू मुसलमान, मंदिर। दूसरा इलेक्शन साफ है बिल्कुल, मोदी नहीं तो कौन? उसके साथ क्या परोसा जा रहा है? लिंचिंग साथ में चल रही है,
बाकी सारी चीजें आपको उस वक्त की अगर याद हो तो वो सब कुछ हिंदू मुसलमान जरूर परोसा जा रहा है। उसके बाद के पीरियड में आप फौरन देखते हैं कि जब किसानों का मूवमेंट उफान पे आ जाता है तो वो खालिस्तानी भी परोसना शुरू कर देते हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं, उनको भी लपेट लेते हैं। अब ये 2024 का इलेक्शन जो है, इसमें आप देखते हैं मोदी की गारंटी। जब पहली बार गलती से मेरा रेडियो खुला छोड़ गया गाड़ी के अंदर, जो मैं नॉर्मली फौरन ही बंद कर दिया करता हूं, जैसे ही वो अपने आप चालू हो जाता है तो मैं उसको बंद कर दिया करता हूं फौरन बैठते ही। तो एक दिन खुला रह गया और उसमें एक आदमी चिल्ला रहा था, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा गले में खराश है, ये मोदी की आवाज है, ये किसी और की आवाज है। तो थोड़ी देर में पता लगा कि मोदी की आवाज। मुझे याद आ गया वो चूरन वाला जो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ा करता था और वो एक कंपार्टमेंट में गारंटी में दिया करता था कि सारी पेट की बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। और उसमें लोग खरीद लिया करते थे उससे दो चार, जो रोज के सफर करने वाले थे, जाहिर है कि उन्हें पता था, लेकिन दो चार लोग खरीद लिया करते थे। अगले स्टेशन पे वो उतर जाता था और दूसरे डिब्बे में चला जाता था। बिल्कुल यही इमेजरी मेरे जहन में जब आई, जब ये चीख रहे थे मोदी की गारंटी और गारंटी की भी गारंटी वगैरह वगैरह, कि जैसे चूरन बेचा जा रहा हो। मुल्क का प्रधानमंत्री इस लेवल पे उतर आए, एडवर्टीजमेंट में अपने को वो अमिताभ बच्चन समझने लगे और चूरन बेचने लगे, तो जरा परेशानी खड़ी हो जाती है। कोई और कर रहा होता तो मुझे शायद इतना परेशानी नहीं होती, मैं उसको इग्नोर कर देता, लेकिन इनको इग्नोर करना जरा मुश्किल था। अब ये जो मोदी की गारंटी के साथ परोसा जा रहा है, वो पैनिक में जरा जल्दी शुरू हो गया। वो पहले से सोचा समझा नहीं दिखाई दे रहा, घबराहट चेहरे के ऊपर दिखाई दे रही। और उसकी वजह ये है कि और चीजें कोई काम नहीं कर रही, मोदी की गारंटी काम नहीं कर रही। साफ दिखाई दे रहा है कि अवाम जो है वो बेसिक सवाल पूछने पर अब उतर ही आए हैं। गैस के सिलेंडर का क्या हुआ, खाली क्यों पड़ा है? देश की में तेल जब 1 पैसा 2 पैसा बढ़ा दिया जाता था, मुझे याद है अपनी जवानी के दिन, उसमें हाहाकार हो जाता था। तो आज तेल के साथ क्या हो रहा है? जो कीमतें बढ़ी हैं दाल, चावल, शक्कर, इन सब की, उसका क्या हाल है? लोग पूछ रहे हैं सवाल। इन्होंने दिल्ली के अंदर जो स्केयर पैदा करने की कोशिश की, बम की, और मैं यकीन से कहता हूं कि इसमें इन्हीं का ही हाथ था और किसी का हाथ नहीं था। वो कभी ना कभी निकल आएगा या कभी नहीं निकलेगा, वो भी हो सकता है। पर मेरा ख्याल यही है कि देखिए, सबसे अच्छे दोस्त मुझे दिखाई देते हैं इनके, वो मुसलमान फंडामेंटलिस्ट ही दिखाई देते हैं। क्योंकि जब परेशानी खड़ी होती है कोई खत आ जाता है, जब इनको परेशानी खड़ी होती है तब कोई बम फूट जाता है, जब कोई परेशानी खड़ी होती है तो पुलवामा हो जाता है। 2019 में परेशान थे, पुलवामा हो गया। तो भाई ये किस किस्म के मुसलमान फंडामेंटलिस्ट हैं जो हमेशा फायदा इनको पहुंचाते हैं? मुझे 2 इंसिडेंट याद हैं जब किसी और को फायदा हुआ है, यानी कांग्रेस को। एक बार जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ और दूसरी बार जब राजीव गांधी का कत्ल हुआ। उसके अलावा मुझे कोई और इंसिडेंट आज तक याद ही नहीं है, मेरी मेमोरी में नहीं है। आप ज्यादा सही बता सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूं, कि इन्हें कहीं ना कहीं फायदा ना हुआ हो। चाहे वो अटैक हो पार्लियामेंट के ऊपर, लाल किले के ऊपर हो, या कहीं कश्मीर में बम फटे हों, किसी और को फायदा कभी नहीं हुआ, इन्हें क्यों हुआ? किसी कम्युनिस्ट पार्टी को हो जाता भाई फायदा, कहीं और ये मुलायम। गौर रजा साहब, एक चीज जो ये आपने मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट की बात कही, वो बात पार्शली शायद ठीक हो सकती है। अगर थोड़ा सा भी गहराई में जाए ना, तो कुछ चीजें तो ऐसा लगता है कि खुफिया एजेंसियों की क्रिएट की हुई चीजें होती हैं, और अगर उनसे सीधा सवाल कर लिया जाए तो उनके पास जवाब नहीं होता। मुझे इस वक्त याद आ रहा है, मैं चूंकि इंटरनेशनल अफेयर्स को कुछ थोड़ा सा नजदीक से कुछ चीजें देखता हूं। एक जमाना था जब सोवियत यूनियन के गिरने के बाद अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बेहतर हुए,
यानी भारत भी उसी खेमे में चला गया। तो चूंकि उससे पहले भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात अक्सर इल्जाम लगाता था पाकिस्तान पर, उसके साथ साथ अमेरिका के कुछ थिंक टैंक्स में जो एजेंसियों के हाथ में होते हैं, वहां डिबेट शुरू हुआ और भारत को यह कहना शुरू किया कि साहब आपके यहां होम ग्रोन टेररिज्म है, पाकिस्तान के नहीं, आप ये रोजाना बात करना बंद कर दो। यानी वो दोनों तरफ दोस्त थे, उन्हें दोनों तरफ कारोबार चाहिए था। उसका बेहतरीन ट्रांसलेशन जो लफ्जों में हो सकता है वो इंडियन मुजाहिदीन था, जिसका कोई सबूत कभी एजेंसी किसी अदालत में नहीं दे सकी। और जब एक मेंबर पार्लियामेंट ने सवाल पार्लियामेंट में कर लिया कि आप हमें एड्रेस बताओ, नाम बताओ, हम जाकर के उस दरवाजे पे खटखटाएंगे, कहां है वो इंडियन मुजाहिदीन। उसके बाद सारे केसेस कोर्ट में बंद पड़े हैं और वो कभी कोई डिटेल नहीं आ सकी। तो इस तरह से एजेंसियां कुछ करती हैं। मैं ये वाकया इसलिए याद दिला रहा हूं कि इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, लोगों को बस याद दिलाने की बात है। अब एजेंसियां खुद ही, आपको याद होगा, मैं एक बात फिर भी याद दिला दूं, नई नस्लों को भी याद दिला दूं, वो गज़वाए हिंद नाम का एक जुमला अरबी का चलाया गया। मैं अक्सर लोगों में कहता हूं कि भाई कभी इसको डिस्कस मत करना, ये एजेंसियों का छोड़ा हुआ एक लफ्ज है। अगर ये दो चार बच्चे कहीं बात करते हुए मिल गए, हवाई ख्याली भी, तो उन्हीं को टेररिस्ट बना करके उठा लिया जाएगा। तो एजेंसियों का की कहानी इसी तरह से हवा हवाओं में चलती है। तो इसमें ये बहुत ज्यादा, हालांकि कुछ मुस्लिम तो बिल्कुल उनसे ऐसे मिले हुए हैं कि जैसे वो कहें वैसे ये करते रहेंगे। अयोध्या के फैसले से एक हफ्ते पहले आधी रात को जाकर के एक साहब मिले और फैसला हो गया। जी, आप अपनी बात आगे जारी रखें। जी, मैंने वो खत जो एक टेरर जो फैलाया था, जिसकी वजह से दिल्ली के स्कूलों में वो खत भी पढ़ा, उसकी हाँ, अंग्रेजी इतनी बुरी है हाँ, कि मेरी समझ से बाहर है कि कोई जान लेने और जान देने जा रहा है, वो किसी बेहतर आदमी से तो लिखवा लेता थोड़ा बहुत, कुछ तो जी, मेहनत करता जो अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा रहा है और दूसरों की दाँव पे लगा रहा है। बहरहाल ये एजेंसीज़ का है, इनका है, किसका है, क्या लेटर है, वो शायद सामने आए, बात शायद ना आए। लेकिन देखिए क्या क्या सोच के किया गया है। हम्म, ये जो हरकत जिसने भी की है, क्या सोच के की है? उसने ये सोच के की है कि अगर हम 100 स्कूलों को लेटर लिख रहे हैं और हर स्कूल में 1000 बच्चे हैं, तो लाख बच्चे खो गए, 100,000 हो गए। लाख बच्चों के घरों पर माँ-बाप जो परेशान हुए, तो वो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 लाख घरों में लोग परेशान उस सुबह को हुए। बिल्कुल सही। लेकिन उसका असर क्या हुआ दिल्ली में इस बार? अगर ये 2019 होता, तो उसका असर भी पुलवामा की तरह से होता। हाँ, उसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। हम्म, लोग परेशान हुए, दिल्ली में ट्रैफिक जैम लग गए, उन जगहों पे खास तौर से जो जो जहाँ पर स्कूल मौजूद थे। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बकवास है। इससे पहले के एजेंसीज़ कहती, इससे पहले के हमारी पुलिस ये कहती इस बात को कि ये होक्स है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इन्होंने करवाया। हम्म। और ये बात यानी मैंने अपने कान से यानी सुनी। यानी यानी पुलिस पे भी अब लोगों को भरोसा भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल हाँ, नहीं। जी, इस जी, जी। बात पे भरोसा नहीं रहा कि कौन ये करवा रहा है, क्योंकि ये नैरेटिव बनाते हैं कि एक खास कम्युनिटी के लोग एक खास तरीके से करवाते हैं। अब उस कम्युनिटी में बिकने वाले लोगों की कमी थोड़ी ना है। आप जब चाहें खरीद लें, और ना बिके तो आप पकड़ के बंद कर दीजिए, इल्ज़ाम अरे लगाने साहब, क्या कर लेगा? सोशल सोशल मीडिया पर हिंदू लोग अपना नाम मुसलमान रख करके क्या क्या सब कुछ कहते हैं। तो इसके बहुत से वाकयात हो चुके हैं और कहीं से भी कुछ कराया जा सकता है, ये बहुत मुमकिन है। जब मैंने भी ये पहली इंफॉर्मेशन मुझे मिली, हमारी पोती पढ़ती है स्कूल में, तो ये पता चला, मैं फौरन समझ गया कि ये एजेंसियों का कराया हुआ है। अच्छा गौहर रजा साहब, मैं एक चीज समझना चाहता हूं, आपने बहुत से डिक्टेटर्स के बारे में पढ़ा होगा। ये जिस तरह से अलग अलग स्टेजेस में बातें करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, नफरत बढ़ाते हैं,
बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इनके पास टेक्स्ट बुक तैयार है और उन्होंने सब कुछ तैयार कर रखा कि किन हालत में क्या बात हमें करनी है। कभी कभी वो जल्दी कर जाते हैं। आपको इसमें क्या लगता है, कैसा है, आपका क्या सोचना है? जैसे मैंने कहा कि ये पैनिक में शुरू किया इन्होंने हिंदू मुसलमान का मामला, वरना शायद इस बार ये सॉफ्ट रखते, उसको इतना हार्ड और डायरेक्ट ना करते। पहले और दूसरे जो जो चरण में हुआ मतदान, उसकी वजह से पैनिक में आ गए और इसलिए बहुत घबराहट चेहरे पे दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और तैयारी नहीं थी इसकी, वरना तैयारी होती तो कहीं ज़्यादा इंटेंस किस्म का एक रिएक्शन आता। वो रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा, ट्रोल आर्मी भी इसके लिए तैयार नहीं थी। हालाँकि वो उनके पास मटेरियल सारा हमेशा रहता है, पर वो फिज़िकली और मेंटली तैयार नहीं थे इसके लिए, जिसकी वजह से थोड़ा-सा परेशानी उनको शायद झेलनी पड़ रही है। मैं समझता हूँ आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि दुनिया के जितने भी इस तरह के तानाशाह रहे हैं, उनकी अंदर आप लगभग 14 चीज़ें जो हैं, वो आप देख सकते हैं। और ये रिसर्च कहती है बहुत सारे मुल्कों की 2000 ये दूसरी जंग के बाद कई मुल्कों में 20-25 मुल्कों में तानाशाह का दौर रहा है और लंबा दौर रहा है। तो उनमें कुछ कॉमन चीज़ें तलाश करने की जब रिसर्च करने वालों ने और दिग्गजों ने कोशिश की, तो लगभग 14 चीज़ें निकल कर के आती हैं और वो कॉमन होती हैं। और उनमें ज़ाहिर है कि ऑब्सेशन विद क्राइम जो हमें दिखाई दे रहा है, बुलडोज़र चला दो, मार दो, ख़त्म कर दो, एनकाउंटर कर दो इन लोगों का, वगैरह-वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। औरतों के साथ अश्लील बर्ताव करना, ये उसका एक हिस्सा होता है। फेक इलेक्शन कराना, वो उसका एक हिस्सा होता है। तो ऐसे 14 चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि हर तानाशाह कदम एक-एक करके आगे बढ़ाता है। हिटलर ने ये गलती की थी कि वो दुनिया के और मुल्कों के ऊपर चढ़ दौड़ा। अगर वो भी सिर्फ़ जर्मनी में अपने लोगों के ऊपर जो लोगों को जूतों से रौंदता रहता, तो शायद दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। और फ़र्क पड़ा भी नहीं, जब तक देख नहीं लिया उन्होंने कि दूसरे मुल्कों को के ऊपर खतरा बन के वो मंडराने लगा है, तब तक चर्च भी उसके साथ था शुरुआत में। और एक दुश्मन चाहिए होता है और वो दुश्मन सेकंड वर्ल्ड वॉर में लगातार ये कहा जाता है कि हिटलर रेसिस्ट था। नहीं, उसने मज़हब का इस्तेमाल किया था और एक मज़हब के लोग थे जिनके खिलाफ उसने सारा प्रचार किया अपने यहाँ और वो यहूदी मज़हब के मानने वाले लोग थे। तो एक दुश्मन जो मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी ज़रूरत होती है। ये कहना गलत है कि वो रेसिस्ट था खाली, नेचर रेसिज़्म तो था ही, लेकिन एक मज़हब भी उसमें शामिल था। तो हर जगह हमें दिखाई देता है कि मज़हबी कहीं न कहीं टच ज़रूर मौजूद है इनके अंदर। वो हमारे यहाँ भी दिखाई दे रहा है, वो पाकिस्तान में भी दिखाई दिया, बांग्लादेश में भी हमको दिखाई दिया और श्रीलंका में भी हमको दिखाई दिया कि मज़हब का मामला ज़रूर होता है। तो जो बात आप कह रहे थे कि ये पिछली बातें भुलाने की कोशिश बहुत ज़रूरी होती है इनके लिए। यानी आज जो वादा किया, वो 6 महीने बाद लोग भूल जाएँ, क्योंकि वो वादा तो पूरा नहीं किया जा सकता। आपने कहा अच्छे दिन, अब अच्छे दिन की कोई परिभाषा नहीं है, कोई डेफ़िनिशन नहीं है, तो वादा तो कभी पूरा होगा नहीं। 15 लाख का वादा किया, आपको पहले से पता था कि 15 लाख नहीं ला सकते और बाँट नहीं सकते आप। आपने अपने कैलकुलेशन किए ही नहीं थे। तो वो वादा पूरा तो नहीं हो सकता। तो अब इसे भुलाने के लिए मोदी की गारंटी ज़रूरी हो गई। अब इसे भुलाने के लिए ये कहना कि भई ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं यार, माफ़ कर दो ना मतलब ये जुमलेबाज़ी तो होती है इलेक्शन में, कोई रियलिटी थोड़ी ना है। यहाँ तक इस हद तक उतर आना और फिर लिंचिंग करवाना लोगों की। तो आप भूल जाएँ उसको या स्कूल में बॉम्ब का स्केयर करना। आप भूल जाएँ जो कुछ वादे किए गए थे, जो कुछ गलतियाँ थीं। आप गए और कर्नाटका के एक बलात्कारी के साथ खड़े हो गए। अब इसे भुलाना ज़रूरी है, तो फिर आप क्या करेंगे?
फिर आप ऐसी कोई शोबदेबाजी करेंगे जिसकी वजह से लोग डाइवर्ट हो जाएं। ये लगातार परेशान करता रहता है फैशिस्ट को, और खासतौर से फैशिस्ट लीडर को। अब आपकी फोटो नहीं लग सकती, उसके साथ खिंचवा नहीं सकते, लोग थक गए खिंचवा खिंचवा के फोटो, खत्म हो गई बात। अब कुछ नए शोबदेबाजी चाहिए। ये लिमिट भी करता है एक तरह से इनकी एक्टिविटीज को। लोग थक जाते हैं। अगर वो फोर्सेस जो संविधान को बचाना चाहती हैं मुल्क के, वो जो इस मुल्क के अंदर कानून व्यवस्था चाहती हैं, अगर वो थोड़ी भी मजबूत हैं, मतलब इनको के ऊपर उबूर हासिल नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ी मजबूत हैं, तो इनके लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि वो ही याद दिलाएंगी अब हम यानी इसका छोड़ेंगे। इसका यानी इस पूरे फॉर्मूले का लब्बो-लुबाब और नतीजा ये है कि इनके जहन में जो ये हिटलर शाही जिसे कहा जा सकता है, उनके जहन में कभी मुल्क के अवाम की भलाई कोई प्रायोरिटी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ तबाही है। और ये तबाही तो सीधी-सीधी नजर आ रही है कि कुछ पूंजीपतियों की जेब में सब कुछ डाल देना, और ऐसा लगता है कि उस वक्त की तैयारी की जा रही है जब हुकूमत में नहीं होंगे, उस वक्त के लिए भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जिस तरह से ये किया गया है, ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपने हमें वक्त दिया। हम फिर आपसे बात करेंगे। आपसे बात करने में जो कुछ गहराई हमें मिलती है, मैं समझता हूं वो हमारे दर्शक भी काफी अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।